हेलो एवरीवन। देखिए बेटा, आज हम फिर टेस्ट सीरीज जो आपकी चल रही है और उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आज फिर से आए हैं बेटा। अब हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन की। तो फिजिक्स में बेटा जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो ये था कि दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो किसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के काम में आती है, मतलब ठीक है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, साउथ, नॉर्थ, कंपास नीडल, बार मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको हमने ये बताया था, शायद अगर आपको याद हो, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के काम में आती है। हम क्या कहते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये टेंजेंट वहां उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पहले वाले का हमारा आंसर हो गया बेटा डी। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन। तो देखो, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगाएगी, नो फोर्स, किस पर? तो उसने चार ऑप्शन आपको दिए हैं बेटा। पहला उसने कहा है इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात हो रही है। अच्छा, दूसरा उसने कहा है अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार। और बेटा तीसरा उसने कहा है स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, और चौथा उसने दिया है अनमैग्नेटाइज्ड। देखो, हो सकता है कि 10th लेवल पर बच्चे को एक बात ही पता ना हो, लेकिन हम कई बार ऑप्शन को देख करके अपना आंसर देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स नहीं लगाएगी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन की बात हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात हो रही है। तो यार ये तो हमें बताया गया था और इस तरह का सवाल भी हमें करवाया गया था कि चार्ज मूव कर रहा है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगा देगी। याद करो, एक इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, उस पर फोर्स लगेगा, ये करवाया गया था। इसका मतलब इस पर तो वो फोर्स लगाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार, या कोई आयरन बार अगर है और उसको मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो ऑब्वियसली कि उस पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि यार स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब है? स्टेशनरी का मतलब होता है बेटा रुका हुआ, रेस्ट पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि यार स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज पर लगाएगी या नहीं लगाएगी। चलो कोई बात नहीं, इसको अभी होल्ड करो। चौथा ऑप्शन देखो, मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेट पर तो फोर्स लगाएगी ही लगाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ इस पर भी फोर्स लगाएगी, इस पर भी फोर्स लगाएगी और इस पर भी लगाएगी। तो बचा कौन सा? ये बात। स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती, ये बात हम आगे के लिए भी याद रखेंगे। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूं कि साहब अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो क्या उसमें फोर्स लगेगा? आप कहोगे नहीं लगेगा सर। तो इसका मतलब जब चार्ज जो है वो स्टेशनरी हो तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स नहीं लगेगा। हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? सी वाला। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। क्या? ये तो मैंने बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बताया था ना बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। ठीक है साहब, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा अपने फोर्थ क्वेश्चन की। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। तो ये मैंने आपको बताया था कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज ड्यू टू, ये बताया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बताया था बेटा आपको मैंने? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताया था, याद कर लेना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, अब मैं बात करूंगा
बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। ये तो आपसे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसकी फोकल लेंथ बेटा आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से कितनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। तो मान लिया मैंने उसको। आपसे कहा गया है कि द इमेज विल फॉर्म, इमेज कहाँ बनेगी, तो यार मैं ये जानता हूँ कि देखो इसमें जो इमेज बनती है वो पोल और फोकस के बीच में ही बनती है, जहां भी बनती है। अब मैं ऑप्शन को देखता हूँ तो इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। आपसे कहा गया पहला कि एट इंफिनिटी, ठीक, दूसरा उसने कहा कि एट फोकस, तीसरा उसने कहा कि एट पोल, और बेटा चौथा उसने कहा बिहाइंड द मिरर। तो देखो जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्वियस है कि उसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी। फोकस पर कब बनती, जब वो इनफाइनाइट पर रखा होता, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर नहीं है, पहला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। सॉरी, इमेज इनफाइनाइट पर कब बनेगी, यहाँ पे तो इनफाइनाइट पर बनी नहीं सकती ना इमेज, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा उसने कहा कि फोकस पर बनेगी, मैं कहूँगा नहीं सर, फोकस पर तब बनती जब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ होता है, इनफाइनाइट पर होता है, इसका मतलब ये भी गलत। तीसरा उसने कहा पोल पर बनेगी, नहीं साहब पोल पर नहीं बनती है, पोल और फोकस के बीच कहीं बनेगी, और फोकस पर तब बनेगी जब वो इनफाइनाइट पर रखा होगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर। अगर एक ऑप्शन और होता बिटवीन पोल एंड फोकस, तो बिटवीन पोल एंड फोकस हो जाता, ठीक है। ठीक है सर, अब मैं बात करूंगा बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में ये कहा है कि 10 mm ऑल पिन is placed vertically in front of a concave mirror। ये कोई ऑल पिन है, मैंने इसको मान लिया ये 10 mm है, इसकी हाइट है, ठीक है। प्लेस्ड वर्टिकली कहा है इसको इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। A 5 mm long image of all pin is formed। मतलब कि ये तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और इमेज जो बन रही है उसकी जो हाइट है वो 5 mm है, मतलब छोटी है। कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, उसने कहा था 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है इसकी इमेज। आपको कैसे पता चला इधर बनेगी, क्योंकि छोटी बन रही है। तो छोटी बन रही है तो जाहिर है कि इधर की तरफ होगी, और अगर वो बड़ी बनती तो वो ऑब्जेक्ट से पीछे की तरफ होगी, ठीक। ये होगी साहब पहली बात। आपसे कहा गया है कि साहब ये बता दो कि फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी। अरे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे फोकल लेंथ पूछना चाहता हूँ तो फोकल लेंथ निकालने के लिए आप कहोगे सर हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये है, हाँ, लेकिन इसमें u भी पता होना चाहिए और v भी पता होना चाहिए। और मेरे पास अगर यहाँ पर v की वैल्यू दे रखी है, u नहीं दे रखा है, तो मैं m से निकाल सकता हूँ ना। m क्या होता है, -v/u। अच्छा m खुद क्या है, हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। चलो साहब अच्छी बात है। तो हाइट ऑफ द इमेज कितना है, ये हो गया साहब हमारा -5, क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टेड है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 10 mm हो गया, अच्छी बात है साहब लोग। अच्छा इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर दूर, यानी कि जो v की वैल्यू है वो 30 हो गया, -30 u हमें निकालना है। तो इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया बेटा, ये कितना आ गया 2, u की वैल्यू आ गई बेटा 60। u की वैल्यू कितनी आ गई 60, लेकिन माइनस। अब आपको v भी मिल गया, आपको u भी मिल गया, आप f निकाल सकते हो, है ना। तो आप यहाँ से 1/v की जगह -30 और u की जगह बेटा -60 रख दो। आप यहाँ से f कैलकुलेट करो। जब यहाँ से आप f कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 60, और ये -2 प्लस डबल, सॉरी -2 माइनस डबल, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा -3/60। ये f की वैल्यू जो आ गई बेटा वो आ गई -20। f जो है मुझे मिल गया कितना, -20 सेंटीमीटर, यानी कि b वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब एक और ऑप्शन होता है मेरे पास, एक और तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का, जो मैंने आपको बताया था कि m क्या होता है, f/f - u।
लेकिन यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो ठीक है ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो मुझे इमेज डिस्टेंस तो दे रखा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ से मैं जो मेरा मैग्निफिकेशन था इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो आई बेटा वो -1/2 आई। आप v की जगह -30 रख लीजिए, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी बेटा f की, यहाँ से जस्ट मैं उसको यहाँ पर लिख देता m = f - b। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, m की जगह आप -½ लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ से आपको f की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, नंबर 7 में क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि टू रेजिस्टेंसेस R1 and R2 आर कनेक्टेड विद अ सेल इन पैरेलल। R1 और R2 जो है वो किसी सेल के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आपसे कहा फाइंड द रेशियो ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 टू द करंट फ्लोइंग थ्रू R2, यानी R2 और R1 में जो करंट फ्लो करेगा उसका रेशियो बताना है, यानी I1 और I2 का रेशियो क्या होगा ये बताना। बहुत सिंपल सी बात है ना। क्या है कि भाई अगर वोल्टेज V है ना, तो V = क्या होता है, IR होता है, ये हमने पढ़ा था। अब अगर दोनों पैरेलल में तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो V होगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो V तो दोनों के अक्रॉस वही रहेगा, I1 R1 हो जाएगा, तो यहाँ से I1 कितना मिल जाएगा, तो I1 मिलेगा V/R1। और अगर इसी तरह से मैं लिखूं कि V = I2 R2 होगा, तो यहाँ से I2 कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा V/R2। जब आप I1/I2 करोगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा R2/R1। तो बेटा I1/I2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा R2:R1। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करेंगे बेटा 8 क्वेश्चन। ये 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट अ गिवन टाइम अ हाउस इज सप्लाइड विद 100 एम्पियर एट 220। अच्छा, मतलब ये दे रखा है कि किसी हाउस में कितना वोल्टेज था और कितना करंट उस सर्किट में ड्रॉ हो रहा है। आपसे कहा गया हाउ मेनी 75 वॉट्स and 220 volt bulbs could be switched on in the house at the same time if they are all connected in parallel। मैं ये मुझसे ये पूछा गया कि कितने बल्ब्स हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं अगर हर एक बल्ब की पावर रेटिंग जो है वो 75 वॉट और 220 वोल्ट है। तो मैंने मान लिया कि लेट n bulbs are connected in parallel। अगर यार n bulbs कनेक्टेड है तो ये सारे के सारे n bulbs मिल करके इस सप्लाई से कितना करंट ड्रॉ करना चाहिए इन बल्ब्स को। तो हम कहेंगे यार जब हमें ये दे रखा है कि ये बल्ब्स जो है सारे ये कितना करंट ड्रॉ करेंगे, 100 एम्पियर करंट ड्रॉ करेंगे। कितने वोल्ट की सप्लाई से, 220 वोल्ट से। तो पूछा कितने बल्ब्स लगा सकता हूँ, मैंने कहा था n बल्ब्स लगा सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हर बल्ब में या हर बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 220 हो तो हर बल्ब में कितना करंट फ्लो करेगा। आप कहोगे सर अगर 220 वोल्ट होगा तो P = VI से मैं I = कह सकता हूँ P/V। अगर एक बल्ब की पावर रेटिंग 75 और वोल्टेज जो है उसका 220 वोल्ट अगर दे रखा है तो ये उसके अंदर करंट हो गया। अच्छा अब आप ये बात करो कि सारे के सारे बल्ब किसमें कनेक्टेड है बेटा, सारे के सारे बल्ब जो है हमारे वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सारे बल्ब्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वो 220 वोल्ट। ठीक है, अगर 220 वोल्ट और पावर रेटिंग कितनी है 75, तो करंट कितना हर एक बल्ब में साफ करंट कितना आ जाएगा। मैं कहूं इस करंट को आप
स्मॉल आई कह दो थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से भी करंट आई, यहाँ से भी करंट आई, यहाँ से भी करंट आई, ऐसे ऐसे कितने बल्ब से n बल्ब, तो जो टोटल करंट हो गया बेटा वो कितना हो गया, तो हम कहेंगे सर टोटल करंट हो गया ni। और ये टोटल करंट किसके बराबर होना चाहिए साहब, 100 एम्पीयर के बराबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये 100 एम्पीयर के बराबर होगा। और स्मॉल आई की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आई की वैल्यू बेटा 7/75 सॉरी। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 × 220/75, ये हो गया हमारा n। ठीक है, अब क्या कहा है, अब कहा ये है साहब इसको सॉल्व कर लो, 75 है, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 4, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा साहब, n = 880/3। अच्छा 880/3 यार ये तो फ्रैक्शन में कुछ आएगा। अब इसमें ऑप्शन आप देखिए कौन सा वाला लगा सकते हैं, 880/3 जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6, और इसमें कौन सा वाला आएगा, इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें 2 पहले आएगा हमारा, तो कौन सा वाला है, सी वाला ऑप्शन कौन सा आ जाएगा। आपका वजन पूरा तो सॉल्व नहीं किया, भाई जरूरत ही नहीं पूरा सॉल्व करने है। अब बात करूंगा बेटा मैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्या कह रहा था क्वेश्चन हमारा, वो कह रहा है अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसका सही ग्राफ कौन सा होगा, तो आपसे कहा है पोजीशन टाइम ग्राफ, ये पोजीशन ये टाइम, और उसमें दे रखा है ऑप्शन ये। तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे दे रखा होता है बेटा ये स्ट्रेट लाइन, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर। और वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब ये वाला तो नहीं होगा। अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, तो हम कहेंगे यार यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो तब होगी जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो और वो ऐसे हो। हाँ तो इसमें कौन सा वाला ग्राफ है वो, तो बेटा इसमें ऑप्शन जो है वो डी वाला सही है हमारा, क्योंकि डी वाला ग्राफ जो है वो इससे मैच करता है। ये हो गया साहब हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दे रखा हो बेटा तो क्या है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। अच्छा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दे रखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही बेटा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब मैं बात करूंगा बेटा 10th क्वेश्चन की। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कहा गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F। अब ये दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है, वो F। अच्छा डिस्टेंस दे रखी है क्या, नहीं कुछ भी नहीं, मैंने मान लिया डी है। अभी फोर्स कितना है, आपसे कहा गया कि इफ मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर हाफ विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, मतलब अब हमने मासेस को आधा कर दिया, यानी ये वाला m1/2 हो गया और ये वाला m2/2 हो गया, डिस्टेंस वही है, तो अब बता दो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये हम बता रहे। तो यार मास हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा वो कितना होता है, वो होता है Gm1m2/r²। इनके बीच की डिस्टेंस डी है तो डी ले लिया, d², इसकी वैल्यू आपको f दी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स लिखूंगा बेटा तो वो कितना होगा, होगा Gm1/2 मल्टीप्लाइड बाई m2/2 डिवाइडेड बाई d²। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा Gm1m2/4d², और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है f, तो मेरा आंसर हो जाएगा बेटा f/4, और f/4 जो आंसर है वो पहला ही वाला हमारा है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेटा 11th क्वेश्चन की 11 क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि स्पीड v, वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, ये आपको गिवन है, आपसे पूछा है कि इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, आर रिलेटेड एज, क्या रिलेशन होगा, तो हम जानते हैं कि v = न्यू लैम्डा होता है, क्या है न्यू, फ्रीक्वेंसी है, इसको थोड़ी देर के लिए आप f से डिनोट कर दीजिए। और v = क्या हो जाएगा, न्यू ना लिख करके क्या लिख सकता हूँ, f लिख सकता हूँ, f लैम्डा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है v = f लैम्डा, तो यहाँ पर v = मुझे तो यहाँ पर कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, दो ऑप्शन जो है वो एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो बी और सी। अगर कोई असल में न्यू
लेकिन वो दोनों को बी बना दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा कि न्यू कौन सा है और वी कौन सा है। वैसे यहाँ पर अगर एफ होता तो कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाता कि साहब जो हमारा वेलोसिटी होता है वो होता है, या स्पीड जो होता है वो होता है एफ लैम्डा के बराबर। तो आप अगर गौर से देख रहे हो यहाँ पर, तो इसमें जो ऑप्शन बी है और जो ऑप्शन सी है उसमें एक ऑप्शन में बी वाले में लिया है उसने कि v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, अब ये न्यू है कि v पता नहीं क्या फायदे में, तो आपका जो सही नोटेशन होता है उसको थोड़ा सा इस तरह से रखा जाता है ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए, और नहीं तो 10 क्लास तक या 9 क्लास तक हम उसको एफ से डिनोट कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई। सही। बात करेंगे साहब 12 क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? A wave in a slinky traveled to and fro in 5 seconds. The length of the slinky is 5 meter. आपसे कहा है कि स्लिंकी है उसमें जो वेव है वो टू एंड फ्रो चल आगे पीछे जाए, और आगे पीछे जाने में कितना टाइम लिया उसने 5 सेकंड लिया। आपसे कहा है कि लेंथ जो है स्लिंकी की वो कितनी है? वो है 5 मीटर। अब ये जो वेव है वो 5 मीटर आगे गई, 5 मीटर पीछे आई, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली इसने? जो डिस्टेंस है बेटा वो कर ली इसने 5 + 5 मिले तो 10, और जो टाइम है वो कितना है? स्पीड पूछा है तो v इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा डिस्टेंस कितनी? 10 टाइम कितना? 5 कितना आ गया? 2 मीटर। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। अब हम बात करेंगे बेटा 13 क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है बॉडी ऑफ मास 10 kg इज एक्टेड अपॉन बाय ए नेट फोर्स F which varies with time as shown in figure, then the net momentum in SI unit gained by the body at the end of the tension। आपको फोर्स टाइम ग्राफ दिया है बेटा ये, और आपसे कहा गया है कि ये बता दो कितना मोमेंटम गेन होगा 10 सेकंड में। ये 0 सेकंड, ये 10 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला ये 4 सेकंड दिया है उसने, और यहाँ से यहाँ तक बेटा ये 8 दिया है। ठीक है, और टाइम जो है वो सेकंड में दिया है, और फोर्स जो है बेटा उसको मीटर में दिया है। हमसे पूछा है कि ये बता दो कितना मोमेंटम गेन होगा। मैं जानता हूँ यार कि फोर्स इनटू टाइम जो होता है वो होता है चेंज। जितना चेंज किया होगा उतना ही गेन हो गया उसका। तो फोर्स इनटू टाइम यानी कि एरिया, तो एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा साहब? ये हमारा चेंजिंग मोमेंटम हमें दे देगा, और वही चेंजिंग मोमेंटम गेनिंग मोमेंटम कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो क्या आ जाएगा बेटा? देखो इसका एरिया कितना निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, या फिर ट्रेपेजियम का एरिया निकाल, है ना? जैसा चाहो आप वैसे कर सकते हो। बहुत सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी दे रखी है? इसकी 20 प्लस दिस की कितना हो गया? 4 × 20 प्लस दिस हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, कितना आ गया? 40। ये कितना आ गया? 80। ये कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 140। यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। सही। अब बात करेंगे बेटा 14 क्वेश्चन की। तो कह रहा है कि मेजर प्रॉब्लम इन हार्नेसिंग द न्यूक्लियर एनर्जी इज हाउ टू, ये बताया क्वेश्चन डायरेक्टली, और ये जो क्वेश्चन है बेटा ये डायरेक्टली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम है। उसमें कहा जाता है कि साहब जो मेजर प्रॉब्लम होती है हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी में होती है डिस्पोज। हम उसको यूज करने के बाद डिस्पोज कहाँ करेंगे, उसकी मेजर प्रॉब्लम है। तो साहब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 वाले का ऑप्शन सी। और बेटा जो 15 क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा पार्ट जो है सोलर बुक वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है सी, ग्लास शीट। 16 क्वेश्चन की। तो 16 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h, की बॉडी h हाइट से फॉल कर रही है। आफ्टर फॉलिंग उसने कहा है कि आफ्टर इट हैज फॉलन अ हाइट ऑफ h/2, आधी हाइट गिरने के बाद इट विल पॉसेस, क्या होगा? आधी हाइट गिरने के बाद क्या होगा?
तो हम कहेंगे उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, आधी हाइट गिरने के बाद सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? नहीं। ओनली काइनेटिक नहीं, तो क्या होगा? हाफ पोटेंशियल एनर्जी और हाफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि आधी हाइट गिरी है ना, तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी की होती है mgh, और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh/2। तो आधी हो गई ना पोटेंशियल एनर्जी, तो आधी कहाँ गई? तो आधी काइनेटिक एनर्जी में गई। तो आधी पोटेंशियल एनर्जी होगी और आधी काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी 16 वाले का ऑप्शन कौन सा हो गया? 80 वाला। अगर मैं यार 17 क्वेश्चन की, और 17 क्वेश्चन क्या करें? उसने कहा कि 2 आर्मी पर्सन ए एंड बी ईच ऑफ वेट 500 न्यूटन, हर एक का वेट कितना है? इतना। क्लाइंब अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर ऊपर चढ़ते साहब, यानी h कितना? 10 मीटर। ठीक है, a जो है वो 20 सेकंड लेता है, और बेटा b जो है वो 40 सेकंड लेता है टू अचीव डिस्टेंस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ पर्सन, यानी कि pa और pb का जो रेशियो है वो हमें बताना है क्या होगा। तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाया था कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ रहा है और टाइम दे रखा है, तो पावर जो होता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर वर्क डन कितना है? mgh, और टाइम कितना? t। तो m दोनों का सेम है, g भी दोनों का सेम हो गया, h भी दोनों का सेम ही है, तो ये तो दोनों में सेम। पूछा रेशो क्या होगा? अगर pa की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा mgh/ta, और अगर pb की बात करूंगा बेटा तो वो हो जाएगा mgh/pb। अगर पावर का रेशियो निकालोगे तो pa/pb का जो रेशियो होगा बेटा वो हो जाएगा tb, यानी b वाले ने कितना टाइम लिया बेटा? 40 सेकंड, और a वाले ने कितना लिया? 20। तो कितना हो गया? समझ गए? तो कौन सा वाला इसका ऑप्शन सही हो गया? इसका ऑप्शन हो गया बेटा सी वाला सही। ठीक है, तो ये था साहब आपका सॉल्यूशन। अगर वैसे तो कोई डाउट होगा नहीं चाहिए, अब सारे डाउट क्लियर हो ही गए आप लोगों के, इसलिए आपको सॉल्यूशन भी कराया जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह। हेलो एंड वेलकम टू ब्यूटी सोसाइटी। आज हम बेटा कल जो पेपर हमारा हुआ था 19 कोर्स का केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सोल्यूशन देखेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा केमिस्ट्री से। ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, हम देखते हैं क्या क्या आंसर हैं किसके से। पहला हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, जिसमें पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स आर ऑफ इवेपोरेशन। तो यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सरफेस एरिया तीनों आपके फैक्टर्स हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि बेटा इवेपोरेशन जो है वो इन तीनों फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इवेपोरेशन इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है एक्सेप्ट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा द फॉलोइंग आयन इज पॉलीएटॉमिक। तो फॉस्फेट आयन बेटा कैसा होता है? पॉलीएटॉमिक आयन होता है हमारे पास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। कौन सा आयन? फॉस्फेट आयन। ठीक है, PO4 मास पूछा गया है बेटा अगले क्वेश्चन में कैल्शियम क्लोराइड का। बहुत ही सिंपल पेपर है। तो कैल्शियम क्लोराइड का मास क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर है सी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का बेटा 40 और क्लोरीन का 71, तो कितना हो गया बेटा? 111। ठीक है, तो 21 में पूछा गया है कि नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2। क्यों हो जाएगा बेटा? ये नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, तो 12.0444 को आप डिवाइड करोगे 6.022 × 10⁻23 से, काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बिटवीन डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ये क्या होता है बेटा? इन्हें हम कहते हैं आइसोबार्स। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और ये क्या होता है? आइसोबार्स। सेम मास और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज डाइल्यूट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स, कलर चेंजेस। कलर क्या चेंज होगा बेटा? तो कॉपर ऑक्साइड आपके मेटल ऑक्साइड है, जिसको आप एसिड से रिएक्ट करा रहे हो, तो आंसर हो जाएगा ब्लूइश ग्रीन। ब्लूइश ग्रीन कलर आपका शो होगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके क्या शो होगा? आपके बी, यानी कि ब्लूइश ग्रीन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा का क्या होगा बेटा, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा है, आपका हो जाएगा डी। इसमें आंसर क्या है, Na2CO3 और NH2O, 10 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ हाइड्रेशन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज आयन फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। सीधी बात है बेटा, जहाँ कहीं भी दो चीज़ों में, दो कंपाउंड के अंदर आपके चेंजेस होते हैं तो क्या शो कराता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कराता है, जिसमें हमारे पास क्या बनता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। एन एलिमेंट X ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 26, and a new compound Y is formed the substance X and Y। तो बेटा अगर यहाँ X को रेडिश ब्राउन टर्न कर रहा है वो क्वेश्चन नंबर 26 में, तो रेडिश ब्राउन कौन टर्न करेगा बेटा, आयरन। आयरन में रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है बेटा, और कंपाउंड क्या होगा, Fe2O3, रस्ट का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, ये रस्ट है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, सिंपल रिएक्शन है बेटा, काय का मेटल का रिएक्शन है बेस के साथ, मेटल एंड नॉन मेटल में आपने पढ़ा होगा, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा C, क्या है, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बताता है कि गैल्वेनाइजेशन किसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन आपके जिंक के लिए यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 के अनालगम किसका अलॉय है, तो अनालगम हम सब जानते हैं बेटा, आप जमानों से पढ़ते चले आ रहे हैं, अनालगम आपका मरकरी का अलॉय है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या आ रहा है बेटा, 30 कह रहा है एन एलिमेंट X फ्रॉम ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल रिएक्ट्स विद Y। ग्रुप 2 है और Y है, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, A होगा बेटा, यानी कि XY2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो ये ग्रुप 2 का है तो वैलेंसी क्या होगी बेटा, आपके 2 होगी, ग्रुप 2 का है तो वैलेंसी 2 होगी, और 17 का है तो वैलेंसी आपकी क्या होगी, 1 होगी, यानी कि X की वैलेंसी 1, X की वैलेंसी 2 और Y की वैलेंसी 1। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया XY को, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 के C3H8 किससे बिलोंग करता है बेटा, ये बिलोंग करता है अल्केन्स को, अल्केन्स को बिलोंग करता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा है सही, सी आपकी। या आप होमोलोगस सीरीज के फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। गिव द IUPAC नेम ऑफ CH3COO3 2H5। ये क्या है बेटा, सिंपल सा है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, 32 था, 33 क्या है ये, इथाइल इथेनोएट। कौन सा है बेटा ये, इथाइल इथेनोएट आपके, इथाइल इथेनोएट आपके, क्योंकि COOH ग्रुप खड़ा हुआ है, आ सकते क्या सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए बेटा केमिस्ट्री के आपके। अब ये है कि हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, इनमें आपके जो एरर्स हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। चलिए बेटा, तो हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 से दे रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 में पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कितना % ऑफ एनर्जी आपके ट्रांसफर होता है एक ड्रॉपलेट टू सेकंड ड्रॉपलेट लेवल में। तो मालूम है कि आपके 10% ट्रांसफर होता है, ये आपका रेमंड हिल्डमैन ने दिया था आपके एनर्जी ट्रांसफर का रूल। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है कि टी अगर टॉलनेस का है बेटा, कैपिटल टी, और स्मॉल टी अगर आपके रफनेस का है, तो मेंडल के हिसाब से टॉल के जीनोटाइप क्या होंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी आंसर हो जाएगा, या तो टी होगा या टी होगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कराएगा। क्वेश्चन नंबर 36, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी। ये सभी आप लोग जानते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपके डार्विन का दिया हुआ है, जिसमें आपके जो है स्पीशी को इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने के बारे में हमने बात करी थी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे एसोसिएटेड है भाई? सेविंग द फॉरेस्ट से। और मशहूर आपके था अमृता देवी बिश्नोई वाला आपसे। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट फूड चेन। तो करेक्ट फूड चेन इसमें कौन सी होगी बेटा? आपके इसमें होगी बी वाली, यानी कि ग्रास। ग्रास को फीड करेगा कौन? इंसेक्ट। इंसेक्ट पे आपके आएगा फ्रॉग, और फ्रॉग पे आपके आ जाएगा स्नेक। ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो बेटा आप 8th क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं, सभी ने इसका आंसर सही लगाया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कार्डियक मसल, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड आउटसाइड द हार्ट सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अच्छा ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू है तो नॉट ट्रू है बेटा, तो नॉट ट्रू में सारे हो जाएंगे, सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे कि सब के सब कैसे हैं? नॉट ट्रू हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन 41, डैश इज नॉट फाउंड इन जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू में क्या चीज नहीं पाई जाती? तो जाइलम टिश्यू में पैरेन्काइमा होता है, ट्रकीज होते हैं, वेसल्स होते हैं, ये आपके नहीं होते, सील ट्यूब्स, क्योंकि ये फ्लोएम का पार्ट है। वेयर आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर। हमें मालूम है बेटा कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये सारी चीजें मेम्ब्रेन को बनाने में इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोड ऑफ रैनवियर आर फाउंड इन। नोड ऑफ रैनवियर कहाँ पाए जाते हैं बेटा? नोड ऑफ रैनवियर आपके पाए जाते हैं नर्व सेल में। ये नर्व सेल का हिस्सा है जो कि जंपिंग मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं आपके। फ्यूनेरिया बिलोंग्स टू द डिवीजन। फ्यूनेरिया किस डिवीजन को बिलोंग करता है बेटा? तो हमको मालूम है ये आपका ब्रायोफाइटा को बिलोंग करता है। बी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Birds are warm-blooded, birds are cold-blooded, birds are oviparous। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? Birds are warm-blooded, ये आ जाएगा। ठीक है, राजीव ने आपसे लगा मसल पेन। मसल पेन अगर हो रहा है बेटा, तो मसल पेन की कहानी किसकी वजह से होती है? मसल पेन की कहानी होती है आपके लैक्टिक एसिड की वजह से। आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स क्या कहा जाता है बेटा? ये तो आप सभी लोगों को मालूम है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज साइनैप्स। तो ऑप्शन ए आपके कैसा है? करेक्ट है, साइनैप्स करेक्ट आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल द स्टोमेटा। वाटर की वजह से जब वाटर अंदर जाता है तो गार्ड सेल क्या करते हैं बेटा? गार्ड सेल आपके ओपन हो जाते हैं, गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट, हमको मालूम है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या होगा बेटा? स्टेमिन। स्टेमिन आपके होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, द एंडोक्राइन ऑर्गन प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल बट नॉट इन ह्यूमन मेल। हाँ, तो एक्सेप्शन नहीं की है बेटा यहाँ पे, ओवरी। ओवरीज आपके बी ऑप्शन, ओवरी आपके क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा क्या है, ये जो है मैंने कहा ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक आध आंसर आपके गलत हो जाता है, आंसर की के अंदर वो एक ह्यूमन एरर रहता है, वो दैट हैपेंस। लेकिन आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, इसीलिए आपके लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम सेट किया जाता है। तो बेटा देखो, इसमें से अपने चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड किया करो, जैसा मैंने पिछली बार कहा था, उसके बाद आंसर्स को अटेम्प्ट किया करो, तब कहीं जा करके चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी। बहुत ही सिंपल पेपर था बेटा, और ऐसा नहीं है कोई बहुत हाई फाई पेपर आता हो एएमयू का। बहुत ही सिंपल सा पेपर आता है। अगर से तुम क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो तुम बड़े आराम से सारे सवालों के जवाब दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीडिंग की हैबिट बनाओ बेटा, क्वेश्चन को पहले प्रॉपरली रीड किया करो, रिवाइज करो। 1, 2, 3 सवाल अगर गलत भी हुए हैं टेस्ट में तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। नेक्स्ट वीक आपका पेपर है इंशाल्लाह 26 तारीख को, आप उसको प्रॉपरली रीड आउट करके समझ करके ढंग से आप उसको दीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो
So best of luck to all of you for your exam, for your selections and for your preparation. Thank you very much. हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर ही रहे होंगे। तो आज फिर से मुलाकात आपके सामने हुई है। एक और टेस्ट जो सीधी चल रही है सोसाइटी में, संडे में जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो फिर से जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 51 से जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, मतलब 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और बोला गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, ठीक है। और हो सकता है कि एक भी स्टेटमेंट और हो सकता है बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे इज और आर का यूज किया गया, ठीक है। चलो उसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है ना, तो पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। मतलब एक आपके पास इवेंट ई है, अगर आप ई की होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हो प्लस ई की ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, अगर आप उन दोनों को सम करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 के बराबर होगा। तो ये जो है आपका क्या है, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, दूसरा था द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज जीरो, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर आती है तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो ये बात भी क्या है आपके पास सही है, ठीक है। अच्छा, तीसरा था द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सही होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन और इक्वल टू 1। जब आप प्रोबेबिलिटी की रेंज की बात करते हो ना, तो जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 से क्या होता है, छोटा होता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सही था, ये भी सही था। ये सी ऑप्शन में थोड़ा सा गलत दे रखा था, यहाँ हमने ग्रेटर लिख दिया था, लेकिन सही जो है वो क्या है, लेस है, ठीक है। वो मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। और डी ऑप्शन जो था वो इसका ऑल ऑफ दीज था। तो डी ऑप्शन क्या था, ऑल ऑफ दीज था। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका किसके बराबर होगा, ऑल ऑफ दीज के बराबर होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 51 भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। बोला गया था कि द मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली एज। आप जानते होंगे कि जब आप मीडियन की बात करते हो तो आप मीडियन को ग्राफिकली भी फाइंड कर सकते हो ऑजिव की मदद से, जो लेस देन ऑजिव और ग्रेटर देन ऑजिव होता है। मतलब जैसे आप बनाते हो ना, जैसे आपके पास ये ग्राफ है तो आप बनाते हो लेस देन और ऑजिव और ग्रेटर देन और अजीव करके। तो लेस देन ऑजिव ये, ग्रेटर देन ऑजिव ये आपके पास। बोला गया था कि द मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली एज y। पहला ऑप्शन था द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ऑजिव फॉर दिस डाटा, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ऑजिव फॉर दिस डाटा। मतलब जो इन पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है, जो इन पॉइंट का जो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट होता है, वही आपका मदद करता है किसके फाइंड करने के लिए, मीडियन फाइंड करने के लिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मीडियन हम फाइंड करते हैं ऑजिव की मदद से, लेस देन ऑजिव होता है और ग्रेटर देन ऑजिव होता है, जो आप ग्रुप डाटा का निकालते हो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रखा होता है। कैसे निकालते हैं उसको हमने आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, एंट्रेंस के जो बैच चल रहे हैं उसमें। और हमने ये बताया था कि जो आपका मीडियन फाइंड होता है वो किसकी मदद से फाइंड होता है, उसके x कोऑर्डिनेट की मदद से फाइंड होता है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में ये बात बोली गई है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा डी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 53, ये भी आपके एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आपके पास एक ग्रुप डाटा दे रखा है जो क्लास इंटरवल की फॉर्म में है और उसका मीडियन दे रखा है और फ्रीक्वेंसी में कुछ अननोन था x और y, आपको उसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि क्लास इंटरवल जो दे रखा है वो आपका दे रखा था 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300 और 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900 और 900 to 1000, ठीक है। इसी के बेसिस पर फ्रीक्वेंसी दे रखा था 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4। अच्छा, और एक और चीज गिवन थी कि टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको समेशन ऑफ f दे रखा था और समेशन ऑफ f जो था वो 100 के बराबर था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज गिवन थी, मीडियन दे रखा था और जो मीडियन दे रखा था वो आपके पास 525 जो है वो इसका मीडियन दे रखा था, ठीक है।
और पूछा गया था कि यहाँ पे जो x है और y है उसकी वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखो जब भी कोई क्लास इंटरवल का या जो आपके पास ग्रुप डाटा है उसका अगर आपको मीडियन फाइंड करना होता है ना, तो पहले स्टेप पे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को देखकर उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो अगर स्टेप अच्छे से याद रहते हैं ना, पता होते हैं, तो आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कोई मैथमेटिक्स याद करने वाली चीज नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज है, और जो समझी चीज जाती है ना वो जिंदगी भर याद रहती है। ठीक है, चलो पहले हम क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं? पहले की फ्रीक्वेंसी तो हो जाता है, लेकिन जब दूसरे की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 5 + 2 कितना होगा? 7। नेक्स्ट क्या होगा? 7 + x। ठीक है ना। अच्छा 12 में अगर आप 7 को ज्वाइन करोगे तो कितना मिलेगा? 19 + x। और 19 में आप किसको ऐड कर दो? 19 में ऐड कर देते हैं 17 को, 9 + 6 तो कितना मिलेगा? 36। ये मिलेगा 36 + x, ये मिलेगा आपको 56 + x, और ये मिलेगा आपको 56 + x + y। 56 में आप किसको ऐड करोगे? 9 को, तो 4 इधर ऐड होगा, उधर हो जाएगा 65 + x + y, और 65 में ऐड करोगे 7 को, तो आपको ये मिल जाएगा आपका 72 + x + y, और 72 में 4 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 76 + x + y। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा देखो आप जानते हो कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आती है ना, वो हमेशा किसके बराबर होती है? समेशन ऑफ f के बराबर होती है। इसका मतलब मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 76 + x + y होगा वो आपका 100 के बराबर होगा। मतलब यहाँ से x + y आपको कितना मिलेगा? 100 - 76। मतलब 10 में से 6 गया कितना होगा? 4, और 9 में से 7 गया कितना होगा? 2। बात समझ में आ रही है? अगर आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आपको कितना मिल जाएगा? 24 - 5 मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब इतना तो हमने जो डाटा गिवन था उसकी मदद से फाइंड करें। अब बात करते हैं मीडियन की। देखो अगर आप बात करते हो इसके मीडियन की, तो इसके मीडियन में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है मीडियन क्लास। आपको जो फाइंड करनी पड़ती है वो मीडियन क्लास फाइंड करनी पड़ती है। और मीडियन क्लास फाइंड कैसे करते हैं बच्चों? n/2 फाइंड करके। क्या? n/2। n मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ f। n मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ f। तो 100/2 कितना होगा? 50। अब ये देखोगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐसी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो 50 के बाद आ रही है। तो अगर आप देखोगे तो ये 36 + x है, हो सकता है कि ये 50 से कम हो, लेकिन आप 56 + x को 100% बोल सकते हो कि ये कैसा होगा? ये एक ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा जिसका आंसर जो है 50 से क्या आ रहा होगा? ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब जो इसके अराउंड यहाँ पे ये जो क्लास इंटरवल दे रखा है, इसी क्लास इंटरवल को हम कौन सी बोलेंगे? मीडियन क्लास बोलेंगे। ये कौन सी क्लास आएगा? मीडियन क्लास। ठीक है, चलो अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन बराबर होता है आपका, आप जानते हो कि L + n/2 - CF/f * h। L मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये है तो लोअर लिमिट कितना है? 500। n/2 वही आपका समेशन ऑफ f/2। 100/2 कितना हो जाएगा? 50। अच्छा CF किसका लिखा जाएगा? CF उसका लिखा जाएगा जो भी मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास होगी। तो मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास कौन सी है? 400 - 500। 400 से लेके 500, मतलब इसका जो CF होगा वो कितना होगा? 36 + x, और बाहर -36 - x अपॉन f, और फ्रीक्वेंसी उसी का लिखा जाएगा मीडियन क्लास का 20। मतलब ये क्लास साइज और क्लास साइज है वो आपका 100 के बराबर है। और मीडियन कितना दे रखा है? मीडियन आपका दे रखा है 525। आप सॉल्व करोगे यहाँ से आपको x मिल जाएगा, और जब x मिल जाएगा उसकी वैल्यू को यहाँ पर जाकर पुट कर दोगे, देन आपको क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन समझ में आना चाहिए। देखो मैथमेटिक्स में आती कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन ना आती कैलकुलेशन है। ठीक है, लगता है किसी किसी क्वेश्चन में टाइम लगेगा, किसी किसी क्वेश्चन में बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, x आएगा देन, और x मिल जाएगा तो आप उसकी y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 54, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बोला गया था एक कॉपर वायर 3 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड इज बाउंड अबाउट अ सिलेंडर whose length is 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, मेरे पास जैसे मान लिया कि एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर की जो आपके पास लेंथ दे रखी है, जो हाइट दे रखी है, वो आपका 12 सेंटीमीटर के बराबर है, और इसकी जो डायमीटर है वो 10 है, मतलब जो रेडियस हो जाएगा वो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। एक कॉपर वायर जो इसके सरफेस पे राउंड किया गया है,
मान लेते हैं जैसे ये कॉपर वायर, ठीक है, ये आपके पास एक कॉपर वायर है, ठीक है, और इस कॉपर वायर की जो डायमीटर दे रखी है वो 3 मिलीमीटर दे रखी है, ये जो है कितना है 3 मिलीमीटर डायमीटर दे रखी है, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, पूछा गया कि सो एज टू कवर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को कवर कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, आपको वायर की लेंथ को फाइंड करना है कि ये जो वायर है उसकी टोटल जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ठीक है। चलो क्या दे रखा है आपके पास, डायमीटर ऑफ वायर दे रखा है, मतलब डायमीटर ऑफ वायर दे रखा है, तो डायमीटर ऑफ वायर कितना है 3 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो कितना मिलेगा 3/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कितना है 3/10 ऑफ सेंटीमीटर जो है इसकी वायर की जो है वो क्या है आपके पास डायमीटर है, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक वायर इस पूरी लेंथ का, जो इसकी लेंथ है मतलब जो आपके सिलेंडर की लेंथ है उसका 3/10 सेंटीमीटर जो है वो कवर कर रही है, मतलब आप बोल सकते हो कि जो डायमीटर ऑफ वायर है वो कितना कवर करेगी, मतलब ये बोल सकते हो हाइट ऑफ जो 12 सेंटीमीटर टोटल हाइट है उसमें से एक वायर जो है, मतलब एक ये जो कॉपर वायर है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 3/10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है ना कि 3/10 सेंटीमीटर जो हाइट है, ये 3/10 सेंटीमीटर हाइट है, टोटल में से कवर कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब आप अब ये निकाल सकते हो कि कितने वायर आपके चाहिए कि इस पूरी हाइट को मैनेज करने के लिए, इस पूरी हाइट को मैनेज करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये तो एक वायर तो सिर्फ 3/10 कवर कर रहा है, एक वायर तो सिर्फ 3/10 कवर कर रहा है, तो आपका टोटल कितने करेंगे, तो आप टोटल कैसे निकाल सकते हो, मतलब टोटल लेंथ ऑफ वायर या टोटल वायर कितने जरूरत पड़ेगी, तो आप बोलोगे कि 10/3 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 3, मतलब कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, मतलब टोटल वायर जो चाहिए वो आपको 40 चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि एक वायर इस पूरे के डिस्टेंस को 3/10 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, तो टोटल कैसे, टोटल पूरा 12 सेंटीमीटर है, तो 10/3 टाइम्स ऑफ 12 हो जाएगा, मतलब एक इतना कर रहा है तो वो कितना करेगा, तो उसका अल्टर करके आप कर दो, मतलब कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब फाइंड कर देते हैं कि उसकी टोटल लेंथ किसके बराबर होगी, तो यहाँ से बोलेंगे कि लेंथ ऑफ कॉपर वायर किसके बराबर होगी, तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर बराबर होगी 40 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr, मतलब 40 इंटू 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना, रेडियस आपके पास 5 है। सॉल्व कर लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करोगे पूरी तरह से तो मिलेगा 20 4 to the 80 को अगर 5 से कर लेते हैं 5 to the 10 तो ये हो जाएगा 400 इंटू 22/7, ये मिलेगा 0 0 4 to the 8 4 to the 8 8800/7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे जो ऑप्शन जो दे रखे हैं आप इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, तो आप ऑप्शन में चेक कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, कुछ ना अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा, और अप्रॉक्स आंसर इसका आप टिक कर सकते हो, आई थिंक आपका उसका आंसर डी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 55 एक और आपका मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, एक और अच्छा क्वेश्चन बोला गया कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है वो फुल ऑफ वाटर है, इज एम्प्टी बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ मतलब उस हेमिस्फीयर जो टैंक है उसको क्या करते हैं, एम्प्टी करते हैं एक रेट से, और वो रेट दे रखा है 3 होल 4/7 लीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो इतना लीटर वहां से वो एम्प्टी होता है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक एम्प्टी हाफ द टैंक, कितना टाइम लगेगा कि उस टैंक को हाफ मतलब खाली कर दिया जाए, इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर, मतलब उस हेमिस्फेरिकल टैंक की डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर ऑफ टैंक दे रखा है, डायमीटर ऑफ टैंक जो है वो 3 मीटर है, ठीक है। अच्छा चलो पहले फाइंड कर लेते हैं कि उस टैंक का वॉल्यूम क्या होगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक किस शेप का है, टैंक आपका हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 ऑफ पाई आर का क्यूब, आर कितना होगा 3/2 का होल क्यूब, बात समझ में आ रही है, क्योंकि डायमीटर है और वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2/3 टाइम्स ऑफ पाई की वैल्यू कितना 22/7, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8,
3 9 ज़ा 27, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 1 ज़ा 1, तो ऊपर कितना मिलेगा 99 अपॉन 8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 99 अपॉन 8 मीटर क्यूब आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पे जो जिक्र किया गया है वो लीटर में चेंज किया गया है, और आप इस मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर सकते हो। बस आप इसे क्या कर दोगे, 99 अपॉन 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से, ये किसमें आ जाएगा, ये आपका लीटर में आ जाएगा। मतलब ये उस पूरे टैंक का वॉल्यूम है, लेकिन आपको जो वॉल्यूम खाली करना है वो आधा करना है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक। हाफ टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, तो 99 अपॉन 8 इंटू 1000 और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हाफ से, तो कितना मिलेगा 99,000 अपॉन 8 टू द 16 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया कि एक सेकंड में कितना लीटर लगता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि आप इसको अगर आप चेंज करोगे यहाँ से, तो इसको चेंज कर लो, 7 × 21 और 21 + 4 कितना हो जाएगा 25/7। मतलब एक सेकंड में आपका, या ऐसा बोल दो कि 24 7 × 21 21 और 5 25/7 लीटर इन 1 सेकंड। ये तो बोला गया ना, एक सेकंड में जो है वो आपका इतना लीटर लग जाएगा। तो इसका मतलब 1 लीटर कितने सेकंड में लगेगा, तो 1 लीटर जो लगेगा आपका 1 × 7/25 सेकंड में लग जाएगा, क्योंकि आपका ये 25/7। अच्छा कितना लीटर है आपके पास, कितना लीटर है टोटल, 9,000 अपॉन 16 लीटर कितने में लगेगा, तो आप बोलोगे 1 × 7/25 इंटू 9,000 अपॉन 16 सेकंड। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका टोटल आंसर आएगा। मतलब आपका इतना लीटर कितने टाइम में लगेगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका देन आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जब ऑप्शन देखोगे तो इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं वो आपके मिनट के टर्म में दे रखे हैं, तो सेकंड में तो आ जाएगा, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, देखो इतनी बात को तो आपको लिखना था, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे लीटर का जिक्र किया गया है, तो आप उस मीटर क्यूब को जो है वो लीटर में चेंज कर दोगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 55 था, शायद तो गलती से क्वेश्चन नंबर 54 लिख दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। ठीक है, बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB शोन इन फिगर। मतलब आपके पास एक फिगर दे रखी है, एक सर्कल दे रखा है, जिसके पास सेंटर O है और A और B यहाँ पे कॉर्ड दे रखा है, A और B कॉर्ड है, OB और OA रेडियस है, और जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपका 120 डिग्री हो रहा है। ये आपके पास AYB एक सेगमेंट है, और आपको इस सेगमेंट का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो जो लोग ने पढ़ा है उनको हमने बताया होगा क्लास में कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने उसके लिए डायरेक्ट आपको लिखवाया था कि एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर थीटा इंटू पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू आर का स्क्वायर। ये हमने आपको लिखवाया था कि एरिया ऑफ सेगमेंट आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। आया कैसे, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, देन हमने इस एरिया ऑफ सेगमेंट कर दिया। चलो इसमें डायरेक्ट वैल्यू लाके पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू कितना 120 इंटू पाई की वैल्यू 22, नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा, 22/7 माइनस साइन 120 अपॉन 2 इज आर का स्क्वायर, मतलब 21 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 12 3 हो जाएगा, तो ऊपर क्या मिला 22 अपॉन 21 माइनस साइन 120। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको हर एक वैल्यू निकालना सिखाया है, चाहे मुश्किल से मुश्किल कुछ भी आ जाए, सब कुछ सिखाया गया है। साइन 120 को तोड़कर आप ऐसा बोल सकते हो साइन 90 + 30 अपॉन 2 इंटू 21 का स्क्वायर। ठीक है, चलो 22 अपॉन 21 ऐसे रहा। आपको याद है साइन 90 + 30, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ 90 का मल्टीपल होता है तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, साइन 90 + 30, मतलब ये क्या मिलेगा cos 30 अपॉन 2 इंटू 21 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और cos 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2, नीचे क्या है 4 हो जाएगा, इंटू 21 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ से मिलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये मिलेगा 4 × 8
4 1 4 4 तो 88 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 21 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर में कितना मिलेगा, सही है ना, ऊपर में कितना मिलेगा आपको 88, नहीं नीचे क्या मिलेगा, सॉरी एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका 84 आ जाएगा ना, 4 1 48 एलसीएम आ जाएगा 84, ठीक है। तो 21 और 21 4 जा होता है तो ऊपर कितना मिलेगा 88 माइनस 21 अंडर रूट 3 इंटू 21 का स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 21, ठीक है, ठीक है। तो 21 4 जा इधर क्या मिला 88 माइनस 21 रूट 3 अपॉन 4 इंटू 21, सॉल्व करोगे देन आपका आंसर, ठीक है। डायरेक्ट आप इसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है कि आपके पास कुछ फिगर दे रखी है, मैं बना देता हूँ। बोला गया है कि स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, मतलब हर एक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे एक फिगर फॉर्म हो रही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये शेडेड रीजन है, आपको इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट, ये दो क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहे हैं ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, जो रेडियस दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो आप बोल सकते हो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपने करा होगा इसको पहले भी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा, ठीक है। अगर आप इसके क्वाड्रेंट को, जो ये दो क्वाड्रेंट दिख रहे हैं उसमें से अगर आप स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दो तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। चलो, मतलब 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट की रेडियस सेम है और एंगल भी सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 90/360 into पाई आर स्क्वायर होगा, वो कैंसिल होगा तो आपको कितना मिलेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई के लिए 22/7 आर का स्क्वायर, आर कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास 64 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। तो इधर क्या मिला 22 into 32/7 माइनस 64, ठीक है। देन सॉल्व करोगे तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना, वो तो क्वेश्चन को देख के कर रहे होंगे। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर, ड्रॉ इन अ पाथ। देखो आपने कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन भी देखा होगा, कहीं बहुत दे रखा होगा खतरनाक सा, लेकिन बहुत आसान से समझाता हूँ आपको मैं, जो क्लास में समझाता हूँ। बोला गया था कि 3 गर्ल्स थी, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, और वो सर्किल के सर्किल स्टैंडिंग ऑन सर्किल, ठीक है। तो मान लेते हैं ये रेशमा, ये सलमा और यहाँ पे क्या मनदीप, ठीक है। ऑफ सर्किल 5 मीटर की रेडियस है, रेशमा थ्रू अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप। रेशमा ने सलमा को बॉल फेंकी, सलमा ने मनदीप को बॉल फेंकी, और इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, इधर भी जो है वो 6 मीटर है। आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप के बीच की वो जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, ये चीज आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। देखो क्या बोला गया कि रेशमा और सलमा मनदीप 3 लोग हैं जो सर्किल पे बैठे हैं। रेशमा ने सलमा को बॉल फेंकी, सलमा ने मनदीप को फेंकी। तो जो रेशमा ने सलमा के बीच की दूरी है वो 6 मीटर, सलमा से मनदीप के बीच की 6 मीटर। आपको ये निकालना है मनदीप से लेकर रेशमा के बीच की जो दूरी है वो किसके बराबर होगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम, O को R के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। OR एक रेडियस होगा और रेडियस कितना है 5 मीटर है। ऐसी OM भी एक रेडियस होगा, वो भी कितना है आपका 5 मीटर है। इसी तरह से अगर आप OS को ज्वाइन करोगे तो ये भी आपके पास एक रेडियस है और रेडियस कितना है 5 मीटर, क्योंकि रेडियस हर जगह तो आपके पास क्या रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। चलो हमने यहाँ से क्या किया, इस O से कुछ कंस्ट्रक्शन और कर लिया। हमने इस O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मान लेता हूँ जैसे ये O है तो मान लेता हूँ कि मैंने इसको बोल दिया OA, तो OA परपेंडिकुलर है, OA एक परपेंडिकुलर है किस पर, RS पर। आप जानते हो सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर, क्योंकि RS एक तरह की कॉर्ड है, अगर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है।
अगर बाइसेक्ट कर देता है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आर ए होगा वो आपका एस ए के बराबर होगा, ये पूरा 6 है तो आप ऐसा बोल दोगे आर ए इज इक्वल टू एस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको आर ए पता चल गया 3 मीटर है। अच्छा आर ए अगर आपको 3 मीटर पता चल गया तो आप ऐसा बता सकते हो कि अगर आप इस ट्राइंगल में देखते हो, इन ट्राइंगल कौन से वाले ट्राइंगल में, ओ ए आर में, अगर आप ओ ए आर वाले ट्राइंगल में देखते हो तो आप ऐसा बोल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर में क्या हो गया तो ओ ए कितना आ जाएगा, ओ ए जो है वो आपके पास 4 मीटर आ जाएगा, मतलब आपको ओ ए की भी दूरी मिल गई और वो भी कितना होगा 4 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ओ ए जो है वो भी आपका कितना हो जाएगा 4 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखना कि अगर आप मान लो कि आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल आपने पूरा कंप्लीट ट्राइंगल लिया ओ आर एस, ठीक है, उसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ से आप इसको मान लो कि देखो ये इधर से, क्योंकि ये भी एक कॉर्ड है, आर एन भी एक कॉर्ड है, अगर आर एन एक कॉर्ड है तो सेंटर से अगर आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, मतलब मान लो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर तो उसको बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो ना कि ये चीज जो है वो इस चीज के बराबर होगा। मान लो कि ये आपके पास सी मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या आपके पास सी है, तो यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो जो आर सी होगा वो एम सी के बराबर या सी एम के बराबर होगा। अच्छा अगर चाहे आप इस ट्राइंगल में ये हाइट लो और ये बेस लो, और चाहे इस ट्राइंगल में ये हाइट लो और ये बेस लो, ये दोनों का एरिया तो सेम आएगा, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल में ओ आर एस में, ठीक है, अगर आप एरिया बोलते हो तो एरिया जो बराबर होगा, एरिया बराबर किसके होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, चलो चाहे मैं इसके हिसाब से लेता हूं तो मैं अगर ये हाइट ले लूं ओ ए और बेस आर एस ले लूं तो हाफ बेस क्या होगा, बेस होगा आर एस, हाइट क्या होगा ओ ए, बराबर किसके होगा हाफ। अब बेस क्या होगा, अब बेस जो है वो आपका ओ एस और हाइट कितना होगा, हाइट हो जाएगा आपका आर सी, तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, आर एस की वैल्यू क्या है, आर एस जो है वो 6 है, ओ ए का रिफाइंड क्या 4 है, ओ एस कितना 5 है और आर सी आपको फाइंड करना ही है, तो ये कितना मिलेगा 6 4 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू आर सी। अच्छा टोटल क्या होगा, टोटल आर एन जो होगा वो इसका डबल हो जाएगा, मतलब प्राइस ऑफ 24 अपॉन 5, मतलब 4 to 8 और 2 to 4 48 अपॉन 5, तो कितना मिलेगा 5 9 is 45 और 8 में से 5 गया बचा 3, सही है ना, 45 9 का 45 हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया 3 बचा, तो आप पॉइंट लगा के 0 कर दोगे 5 से 30, तो 9.6 मीटर उन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। हाँ तो 9.6 मीटर जो है वो आपका फाइनल क्या हो जाएगा, इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। लास्ट टेस्ट में भी इसको ऐसे दिया था, बोला गया कि दो टेंजेंट है, एक सर्किल है, और बोला गया इसमें दो टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट का नाम है टी और दूसरी टेंजेंट का नाम है टी क्यू। ठीक है, टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट हैं। ड्रॉ सर्किल सेंटर ओ सेंटर है उसका। पूछा गया है कि फ्रॉम एक्स पॉइंट फाइंड एंगल ओ पी क्यू, फाइंड एंगल ओ पी क्यू, आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ओ पी क्यू। तो बोला गया था कि ये एंगल ओ पी क्यू किसके बराबर होगा, तो हमने बताया था कि अगर ये एंगल आपके पास x है तो ये कितना होता है, आपको बताया था पहले वाले टेस्ट में भी, ये उसका आधा होता है, ये उसका आधा होता है। बात समझ में आ रही है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल इस एंगल का आधा हो जाएगा, इसका मतलब ये एंगल क्या है, एंगल पी टी क्यू है, तो आप यहाँ से बोलोगे कि एंगल ओ पी क्यू जो होगा वो आपका हाफ होगा किसके, एंगल पी टी क्यू के, तो यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 60। ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। पहला वाला बोला गया कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। हां आप जानते हो कि sin थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है जब आप थीटा को बढ़ाते जाते हो। जैसे अगर आप जानते हो थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पे sin 0 0 होता है, थीटा की वैल्यू 30 पुट करने पे sin 30 हाफ होता है, मतलब जैसे आप थीटा को बढ़ाते जाते हो उसकी वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो
ये बात क्या है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा डी क्या बोला गया, डी बोला गया द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। जब आप cos थीटा, क्योंकि जैसे आप थीटा को बढ़ाओगे तो cos थीटा क्या होता है, कम होने लगता है। जब आप ग्राफ से समझने की कोशिश करो, जब आप साइन का ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो साइन का ग्राफ ऐसे बनता है ना, और जब आप cos का ग्राफ बनाते हो तो वो ऐसे बनता है, ठीक है। तो थीटा बढ़ाने पे ये बढ़ता है, लेकिन थीटा बढ़ाने पे ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये यहाँ बोला गया था इंक्रीज होता है, तो ये तो आपका हो सकता है कि ये आपका आंसर हो, लेकिन और डिफरेंट ऑप्शन में और क्या है, cot थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी। और सबसे अच्छा ऑप्शन था, ये भी आपका नहीं हो सकता, सी वाला बहुत आसान था। और डी था कि sec थीटा जो है वो आपका 12/5 के बराबर। आप sec थीटा की रेंज जानते होंगे कि sec थीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है और 1 से लेस होती है, कभी 1 और -1 के बीच में लाई नहीं कर सकती। तो sec थीटा 12/5 मतलब ये क्या हो रहा है, 1 से ज्यादा हो रहा है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पूछा गया था गलत कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका डी के बराबर होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 था, बोला गया था कि आपको डिग्री में दे रखा है, 520 डिग्री दे रखा है, उसको आपको रेडियन में बताना है कि रेडियन में कितना और मतलब चेंज करना है। तो आपको बताया गया था कि रेडियन जो होता है, रेडियन जो होता है वो आपका बराबर किसके होता है, डिग्री इंटू पाई अपॉन कितना होता है, 180 के होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना होता है, आंसर आ जाएगा 520 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 टू द 4 एंड 2 6 12 एंड 2 9 से 18, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा, 26 पाई अपॉन 9 के बराबर हो जाएगा। तो 26 पाई अपॉन 9 करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे पिछले वाले टेस्ट में तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बोला गया था कि cos पाई प्लस x, एनसीईआरटी में दे रखा है इस तरह का, cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos पाई अपॉन 2 प्लस एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगा, ठीक है। चलो ये हमने बोला था कि इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा। चलो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। cos पाई पाई बोले तो 180, ठीक है। अच्छा जैसी 90, क्योंकि 180 जो है वो मल्टीपल होता है 2 × 90, तो जब 90 में आपका इवन मल्टीपल होता है तो वो चेंज तो नहीं होता, मतलब यहाँ पे भी जो आपका आएगा वो cos के टर्म में आएगा। किसके टर्म में आएगा, cos के टर्म में। अब चलो पाई प्लस एक्स, ये आपके पास ऐड शुगर 2 कॉफी 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और ये कितना होता है 2 पाई। अच्छा पाई प्लस एक्स इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, ऐसे मूव कर रहे हैं इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब इसमें cos कैसा होता है, इसमें cos नेगेटिव होता है, तो ये आपको क्या मिलेगा, माइनस का cos x। ये क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का cos x, ठीक है। इनटू हमने आपको ये सिखाया था कि दो ही ऐसे होते हैं जो नेगेटिव को हजम कर लेते हैं, मतलब cos माइनस x जो होता है बच्चों वो cos x के बराबर होता है। आपको ये क्लास में सिखाया गया, हमने सारी चीज आपको सिखाई थी। हमने बोला था कि जो सवाल ट्रिग्नोमेट्री का आता है उसका लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इसलिए ये सारी चीज आपको सिखाई थी। तो ऊपर क्या मिला, cos x। अच्छा नीचे देखो साइन पाई, पहली बात साइन के साथ पाई आ रहा है तो चेंज तो नहीं होगा, साइन ही रहेगा। पाई माइनस एक्स ऐसे आप मूव कर दो, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या मिलेगा, साइन एक्स मिल जाएगा। अच्छा cos पाई/2 90 आ गया, मतलब चेंज होगा, और cos चेंज होकर क्या बनाता है, साइन। cos चेंज होकर क्या बनाता है, साइन। पाई/2 प्लस एक्स, मतलब इसमें cos कैसा रहता है, नेगेटिव, तो ये आपको मिलेगा माइनस साइन ऑफ एक्स। ऊपर क्या मिला, माइनस cos स्क्वायर एक्स, और नीचे मिला माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर एक्स के बराबर। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी मैंने बोला कि सब आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। आपको रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। मान लेते हैं ये रोम्बस हमारे पास, ठीक है। इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, ए बी सी डी, जहां पे उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 0 और 4, 5 -1, 4 एंड -2, -1, ठीक है। चलो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 × d2, हाफ d1 × d2। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो ये d1 और ये d2। चलो d1 फाइंड कर लेते हैं।
d1 क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब a से लेके c तक। तो क्या बोलोगे, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। -1 - 3 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 कितना हो जाएगा 32। 32 को ले सकते हो 16 × 2 मतलब 4√2 सेंटीमीटर, सॉरी 4√2 यूनिट। ठीक है, ऐसे आप d2 फाइंड कर सकते हो। तो जो d2 होगा वो किसके बराबर होगा, √2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। कितना मिलेगा, -6 का होल स्क्वायर मतलब 36, -6 मतलब कितना 36, ये क्या मिलेगा 6√2 यूनिट। ठीक है, एरिया क्या होता है रोमबस का बच्चों, एरिया बराबर होता है हाफ d1 × d2, मतलब हाफ को ऐसे रखा, d1 कितना है, d1 आपका 4√2 और d2 कितना 6√2, √2 × √2 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 24। तो करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ 24 यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, ए आंसर हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। अब आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 65, ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया एक फिगर बनाई गई थी, बना देते हैं उसको। वैसे आपको क्वेश्चन पर शो हो ही रहा होगा। ABC आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट D है, और यहाँ पे सॉरी AD ये D है, ठीक है, ठीक है जी। और क्या बोला गया, एंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू CB, B के परपेंडिकुलर है, ठीक है भैया। प्रोड्यूस दैट, हाँ मतलब CB के परपेंडिकुलर है, मतलब AD जो है वो CB के परपेंडिकुलर है, B को एक्सटेंड किया गया है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है AB² प्लस BC² प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC × BD जो होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, चलो हमको ये बताना है कि ये पूरी चीज जो है वो किसके इक्वल है। चलो सॉल्व करो। ठीक है, चलो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ये है, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ADB में आप क्या बोल सकते हो, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, मान लेता हूँ पहली इक्वेशन। क्या एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, हाँ जी बन रहा है ABC। अगर इसमें आप लगाओगे तो क्या बोलोगे, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। सही है, CD का स्क्वायर। चलो AC स्क्वायर को हमने ऐसे रखा, AD स्क्वायर को भी ऐसे रख लेते हैं। चलो इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन CD में चेंज कर सकते हैं। CD में तोड़कर ऐसे बोल सकते हैं ना, BD प्लस CD का होल स्क्वायर। चलो जी, AC स्क्वायर को ऐसे लिखा, AD स्क्वायर को ऐसे लिखा, इसको ओपन कर लो तो BD का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BD × BC आ गया। क्वेश्चन में यही था, 2 टाइम्स ऑफ BC × BD भी आ गया, BC स्क्वायर भी आ गया। अच्छा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके बराबर है, AB का स्क्वायर। यहाँ से क्या मिला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BD × BC। आपको यही तो वैल्यू फाइंड करना था ना कि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर किसके हो जाएगा, AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका AC स्क्वायर का करेक्ट ऑप्शन होगा C। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा है। जिन लोगों को आंसर याद होगा वो फॉर्म टिक कर दिया होगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, D वहां पे एक पॉइंट और ऐसे D पॉइंट है कि जो BD है वो 1/3 टाइम्स ऑफ BC है। और आपको बताना है AD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलो फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से क्या कर लेते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लेते हैं कि ये AX, ठीक है, ये कितना है AX है। अच्छा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड तो बराबर होंगी, तो आप जानते हो AB = BC = AC, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है कि जो BD है वो 1/3 टाइम्स ऑफ BC है। अच्छा, अगर आपसे मैं बोलूं कि BX क्या होगा, आप जानते हो कि अगर कोई
इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो उसमें एल्टीट्यूड होता है वो इसका मीडियन भी होता है, वो इसका मीडियन भी होता है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि जो bx होगा वो 1/2 टाइम्स ऑफ bc होगा ना। अगर bx जो होगा 1/2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। चलो अब आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। पहले अगर मैं इन राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूँ AXB, मैं ऐसा बोल सकता हूँ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AX का स्क्वायर प्लस BX का स्क्वायर। ठीक है, चलो जी AB स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, AX स्क्वायर को कैसे लिख दिया, BX क्या था, हाफ ऑफ BC, स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, BC स्क्वायर अपॉन 4, इसको उठा के इधर ले आओ, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AX स्क्वायर। क्या मैं BC को, क्योंकि मुझे AB चाहिए, क्या मैं BC को AB लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये कैसा ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर ऊपर मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AX का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना, और वो जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो हमारे पास ये है। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करोगे तो क्या बोलोगे कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AXD, अगर आप AXD की बात करोगे तो क्या बोलोगे, AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AX का स्क्वायर प्लस DX का स्क्वायर। अच्छा अभी देखो DX का स्क्वायर और फाइंड करेंगे। अच्छा DX की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, DX की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, अगर आप इस पूरे DX में से BD को माइनस कर दो तो DX आ जाएगा। बात समझ में आ रही, चलो उसकी वैल्यू भी अलग फाइंड कर लेते हैं, अलग फाइंड कर लेते हैं DX। अच्छा DX कितना होगा, DX आप बोलोगे बराबर होगा BX माइनस ये से BD माइनस करो। अच्छा BX कितना, BX है हाफ ऑफ BC, तो हाफ ऑफ BC में से BD कितना, BD है 1/3 ऑफ BC को माइनस कर लो, 2 3 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ BC माइनस BC मतलब 2 टाइम्स ऑफ BC कितना मिलेगा, ऊपर BC अपॉन 6 मिलेगा। ठीक है, चलो पुट कर लेते हैं। AD स्क्वायर का ऐसे रखा, AX कितना, AX अभी फाइंड किया था, AX का स्क्वायर कितना आया था 3AB स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा DX का स्क्वायर BC, तो ये मिलेगा BC स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो 3AB स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा BC को रिप्लेस कर सकते हो AB स्क्वायर अपॉन 36, सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो इसका एक तरह का रेशियो आ जाएगा, कंप्लीट कर लेना हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 67 है कि दे रखा है कि 2x x प्लस 10 और 3x प्लस 2 जो है ये आपका AP में दे रखा है, और बताना है कि यहाँ पे जो x होगा उसकी वैल्यू क्या होगा ये बोला गया। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, आपको याद है, हमने बताया था कि 3 अगर कंसेक्यूटिव मतलब 3 टर्म AP में तो D बराबर किसके होता है, A प्लस C अपॉन 2 के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी करना है, x प्लस 10 बराबर होगा 2x प्लस 3x प्लस 2 अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x प्लस 2, तो 2x माइनस 5x 2 माइनस 20 मतलब माइनस का 3x माइनस का 18, x बराबर होगा 3 6 80, मतलब x की वैल्यू 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 6, करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका B हो जाएगा। ये भी आपके पास एक AP का क्वेश्चन है, और वो एक्सरसाइज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती बोर्ड के एग्जाम के, लेकिन एंट्रेंस में उसके ऊपर सवाल बनते हैं, जो मिसलिनियस एक्सरसाइज दे रखी होती है। बोला गया था कि द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, मतलब 1 से लेके 49 तक जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके ऐसे ऐसे नंबर दे रखा है। ठीक है, कहाँ तक 49 तक। चलो आगे क्या बोलता है कि देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, इसमें से कोई एक ऐसी x की वैल्यू है, एक ऐसी इसमें से ऐसी x की वैल्यू है, such that the sum of the number of the house preceding the house number x is equal to the sum of the number of the house following it, find the value of x। चलो समझाते हैं क्या बोला गया, समझते हैं इस क्वेश्चन की भावनाओं। मतलब बोला गया था पहले आप पहचान लो क्या ये AP में, तो बात है कि ये जो नंबर है, ये जो टर्म, ये सीरीज है वो किसमें दे रखा है, AP में दे रखा है, इसका पहला टर्म 1 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी आपका 1 के बराबर है। ठीक है, अच्छा
बोला गया कि इसमें कहीं पे एक x है, कहीं पे कोई सा x है, तो बोला गया कि उससे पहले का सम, मतलब उस x से पहले का सम उसके उस x के बाद के सम के बराबर है। बात समझ में? उस x से जो उस x से पहले जो नंबर है उस शुरुआत से लेके वहां तक का सम उसके जो x के बाद में जो नंबर है वहां से लेके एंड तक के सम के क्या है बराबर है। मैं कि x ऐसा नंबर है, मान लेता हूँ x माना, तो ये बोल रहा है कि sx-1 जो है sx-1 जो है वो आपका sx+1 के बराबर है, मतलब कोई टर्म x है उससे पहले का सम उसके बाद वाले सम के बराबर है। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं कि जब हम AP में लिखते हैं तो हम शुरुआत से लिखने की कोशिश करते हैं। हम कहां से लिखने की कोशिश करते हैं? शुरुआत से लिखने की कोशिश करते हैं। मतलब ये आपके पास क्या है? सम ऑफ x+1। तो आप कैसे कर सकते हो? आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि टोटल सम, टोटल कितने? 49, मतलब सम ऑफ 49 में से मैं किसके टर्म को माइनस कर दूं? जो टर्म दिखा गया है, मतलब सम ऑफ x को माइनस कर देता हूं। ये बराबर किसके होगा? सम ऑफ x माइनस 1 होगा। मतलब आपको फार्मूला लगाना है सम ऑफ x माइनस 1, मतलब वही सम का फार्मूला क्या होता है? सम का फार्मूला n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ b। आप फार्मूला यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ लगाओगे, देन आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। बस इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में करना क्या है, वो मैंने आपको समझा दिया। क्या बोला गया कि x है उससे पहले का सम उसके बाद वाले सम के बराबर है, लेकिन हम सम जो लिखते हैं वो शुरुआत से लिखते हैं, तो इसलिए इसको ऐसा नहीं यहाँ पे लिख दिया। देन बस फर्दर आपको सॉल्व करना है और आपको वहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो सकती है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 69, मतलब एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। बोला गया कि राम एंड श्याम are 10 kilometers apart. They both see a hot air balloon passing in the sky, making an angle 30 degree and 60 degree respectively. What is the height at which the balloon could be flying? ठीक है, दो लोग, एक राम एक श्याम, मान लेता हूँ ये राम और इधर श्याम, वो दोनों आपस में एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है। मान लेता हूँ बैलून यहाँ है, ये बैलून उड़ रहा है आपका, मान लेते हैं हाँ बैलून मान लेते हैं, ये बैलून है आपका, हॉट एयर बैलून है। और बोला गया कि एंगल, जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, एक के साथ ये लाइन ऑफ साइट के साथ 30 डिग्री है, और ये लाइन ऑफ साइट के साथ कितना 60 डिग्री। आपको निकालना है कि जो इसकी हाइट होगी बैलून की ग्राउंड से वो कितना है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि ये आपके पास पॉइंट A है और ये B है, तो R से लेके B तक अगर मैं मान लो x है, तो B से लेके S तक कितना हो जाएगा? 10 माइनस x हो जाएगा। अगर आप इस ट्रायंगल में क्या लगाते हो? tan 30 निकालते हो, हाइट मान लो h के बराबर, हाइट अपॉन x, h अपॉन x हो जाएगा। बस समझ में आ गई। ऐसे आप इसमें लगा सकते हो, ऐसे आप इसमें लगा दो, तो आपका क्या आ जाएगा? tan 60। तो tan 60 कितना हो जाएगा? h अपॉन 10 माइनस x के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो आपके पास tan 30 हो गया और वो क्या हो गया? tan 60 हो गया। tan 30 किसके बराबर हो गया? h अपॉन x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और tan 60 कितना हो जाएगा? h अपॉन उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से पुट कर सकते हो, tan 30 की वैल्यू कितना होता है? 1 अपॉन √3 h इक्वल टू x, और x कितना हो जाएगा? h √3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इधर से फाइंड करो, tan 60 की वैल्यू कितना होता है? √3 h अपॉन 10 माइनस x, सॉरी 10 माइनस x, तो ये मिलेगा tan √3 माइनस x √3 इज इक्वल टू h, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू को वहाँ लाके पुट कर दो, तो tan √3 माइनस x की वैल्यू को कितना पुट करोगे? h √3, तो √3 मतलब 3h इज इक्वल टू h हो जाएगा। देन आप यहाँ से बोल सकते हो tan √3 इज इक्वल टू h प्लस मतलब 4h, h बराबर होगा tan √3 अपॉन 4, तो कितना मिलेगा? h बराबर होगा 5√3 अपॉन 2, ठीक है। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है? हाँ, 5√3 अपॉन 2 किलोमीटर, ये आपका ए ऑप्शन है। लेकिन देखो इसमें जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, इसमें बोथ ए एंड बी करके एक और ऑप्शन, अब सोचो क्या और भी कंडीशन बन सकती है। देखना क्या ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती थी, ये तो पहले आपके पास एक कंडीशन थी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ऐसे भी तो हो सकती थी ना कि राम और श्याम जो है वो एक ही तरफ खड़े हो और उनके सामने बैलून जा रहा हो, ऐसा बैलून जा रहा हो। बात समझ में आई? जब भी तो वो बात पॉसिबल हो सकती थी ना, ऐसे भी तो हो सकता था। और मान लो ये हाइट है बैलून, ठीक है। तो राम और श्याम के बीच की दूरी कितना? 10 किलोमीटर,
ये कितना है आपका 30 डिग्री, ये कितना है आपका 60 डिग्री, और मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है x है। ठीक है, अब भी तो आप फाइंड कर सकते हो। अगर आप अब लगाओगे तो क्या होगा, tan 30 किसके बराबर होगा, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन tan प्लस x, और अगर आप यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में tan 60 लगाओगे तो tan 60 किसके बराबर होगा, तो बोलोगे h अपॉन x के बराबर होगा। tan 30 1 अपॉन रूट 3 टाइम्स ऑफ h अपॉन tan प्लस x, और यहाँ लगाओगे तो कितना मिलेगा, रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो जब ना जो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से इसका बी ऑप्शन भी आ सकता है, मतलब h की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5√3 किलोमीटर आ जाएगा। तब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी, बोथ ए एंड बी। बहुत घपले वाला क्वेश्चन था, लोग मैक्सिमम लोग इसका ए लगा के आ जाएंगे, बी सोचेंगे ही नहीं, लेकिन याद रखना अगर बोथ ए एंड बी दिया है तो कुछ ना कुछ उसमें कंफ्यूजन वहाँ पे घुमाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 70। अभी भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का था, बोला गया था कि ए फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब एक आपके पास बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की हाइट दे रखा है 7√3 मीटर, उसके ऊपर एक फ्लैग जो है वो मतलब एक फ्लैग को मतलब एक फ्लैग फहराया गया है। ठीक है, एक मैन है जो ग्राउंड पे खड़ा है और उस मैन की जो हाइट है वो √3 मीटर है, और वो उस बिल्डिंग से कितना दूर पे, √135 पे। ठीक है, अच्छा, वो आदमी उस फ्लैग का टॉप देखता है और उस फ्लैग का बॉटम देखता है। ठीक है, अच्छा, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये थीटा होगा, तो मतलब ये जो एंगल पूरा होगा ये कितना होगा, ये आपके पास 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, आप देखिए, अगर आपके पास आपको हाइट ऑफ द फ्लैग निकालना है, मतलब ये आप मान लो हाइट h, अगर ये √135 है तो ये √135 मीटर हो जाएगा, अगर ये √3 मीटर है तो ये भी √3 मीटर हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 7√3 में से √3 गया तो मिलेगा 6√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में लगाता हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ tan थीटा जो होगा वो 6√3 अपॉन √35 के बराबर हो जाएगा। अगर आप इस पूरे में लगाते हो, पूरे में लगा के क्या बोलोगे, tan 90 माइनस थीटा जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, h प्लस 6√3 अपॉन √135 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, tan थीटा, अच्छा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, 6√3 अपॉन √135 इनटू h प्लस 6√3 अपॉन √135। अच्छा, tan थीटा को ऐसे रखा, cot थीटा को क्या बोल सकते हो, 1 अपॉन tan थीटा, ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा 6√3h। ठीक है, 6√3h, 6√3 इंटू 6√3, 6 is 36, 36 इंटू 3, 6 is 18, 3 108 अपॉन नीचे क्या आएगा 135, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है h की वैल्यू। ठीक है, फाइंड करो। नंबर 71 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 71 बोला गया था द सॉल्यूशन फाइंड करना है 6 की पावर 2x माइनस 12 टाइम्स ऑफ 6 की पावर x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। चलो, इसका हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखना जी, मैं 6 की पावर 2x को ले सकता हूँ 6x का होल स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स इंटू 6 की पावर x प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। पुट कर लेते हैं 6 की पावर x को y के बराबर, तो y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व करोगे y मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ y प्लस 36 इज इक्वल टू 0, तो मिलेगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लोगे तो y माइनस 6 कॉमन लोगे तो y माइनस 6, तो ये मिलेगा y माइनस 6, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 के बराबर। 6 की पावर x जो है वो y के बराबर है, मतलब 6 की पावर x जो है वो आपका 6 के बराबर होगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बेस लिमिट LHS RHS का पावर इक्वल हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका b के बराबर है। ठीक है, बताओ आपके पास एक AC का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया था कि द zeros of the polynomial x³ minus 3x² plus x plus lambda और AP में दे रखा है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसको याद है वो डायरेक्ट बता ही देगा।
चलो अगर 18 में होते हैं तो जीरोस कौन कौन से होते हैं, मान लेते हैं एक जीरो a माइनस बी, तीन टर्म सिलेक्शन ऑफ टर्म सिखाया था आपको 18। अच्छा अगर मैं इन तीनों का सम करता हूँ a माइनस बी प्लस a प्लस बी, सम ऑफ रूट्स क्या सीखे थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर किसकी होता है माइनस का b अपॉन b, कितना 3, तो 3 हो जाएगा और d से d कैंसिल होगा, 3 टाइम्स ऑफ a जो है वो 3 के बराबर होगा, a कितना हो जाएगा, a आपका 1 के बराबर होगा। ठीक है, a क्या हो गया 1 होगा। अच्छा a क्या आता है, a आपके पास वो जीरोस मिल गया, a इसका क्या होगा एक जीरो होगा, और अगर a इसका एक जीरो होगा तो ये तो बोला गया है इधर जीरोस, तो अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू को पुट करोगे तो ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हो 1 का क्यूब माइनस 3 प्लस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका बी के बराबर है। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 73, और क्वेश्चन नंबर 73 में आपके पास एक पैराबोला दे रखा था, और उस पैराबोला को देने के बाद ये पूछा गया था कि ए क्या होगा, बी क्या होगा या सी, और सी क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। देखो नीचे की तरफ है तो ए क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अच्छा बी के लिए भी कोई टेंशन नहीं है ना, बी जो है वो डिपेंड करता है वर्टेक्स पर। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2 माइनस बी अपॉन 4 है। बी डिपेंड कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट पे, और चौथे वाले में एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है, चौथे वाले में एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो यहाँ पे बी भी जो आ जाएगा वो क्या आएगा, लेस देन 0। सी डिपेंड करता है y पे, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो y एक्सिस को कट करेगा, और नीचे y कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब सी भी कैसा हो जाएगा, लेस देन 0। सारी कंडीशन बहुत अच्छे से क्लास में सिखाई गई है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74 कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 74 में बस ज्यादा क्या बोला गया है, ए बी सी जो है वो 1 के बराबर है। आपको बताना है कि 1 प्लस a प्लस बी की पावर -1 है, इसको 1/b लिख सकते हैं, प्लस क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस बी प्लस सी की पावर -1, इसको 1/c बोल दिया, और प्लस 1 प्लस सी प्लस a की पावर -1 को 1/a बोल दिया। इसकी वैल्यू आपको एलसीएम लोगे नीचे और b ऊपर चला जाएगा तो b अपॉन कितना मिलेगा, b प्लस ab प्लस 1, इसको ऊपर लेके जाओगे c, और एलसीएम लोगे तो c प्लस bc प्लस 1, इधर भी एलसीएम लोगे ऊपर a चला जाएगा, a प्लस ac प्लस 1। अच्छा ऐसा करो, यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर लो, c फाइंड कर लो, c किसके बराबर मिलेगा, 1/ab। चलो b ना तो कोई चेंज नहीं करना, c की जगह क्या करना, 1/ab, नीचे भी 1/ab प्लस b टाइम्स ऑफ 1/ab प्लस 1। इधर देखो a अपॉन a प्लस a टाइम्स ऑफ 1/ab प्लस का 1, a से अच्छा यहाँ b से b कैंसिल होगा, तो इधर तो कोई रहने वाला ही नहीं है, इधर तो ऐसे ही रहेगा। एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा ab, तो ऊपर इधर देखो मैं भी इधर ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे भी एलसीएम आएगा, नीचे एलसीएम ab आएगा, ab यहाँ पे 1 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ab। अच्छा ऊपर क्या है, ऊपर है ab अपॉन 1, ठीक है, प्लस a ऐसे इधर करोगे, ऐसे इधर लोगे तो इधर a से a यहाँ पे कैंसिल होगा, नीचे जो एलसीएम आएगा वो b आएगा, इधर मिलेगा ab, ठीक है, नीचे भी एलसीएम b आएगा, इधर क्या मिलेगा ab, इधर मिलेगा 1, इधर मिलेगा b, और ऊपर क्या है a, ठीक है। चलो ऐसे आप फर्दर सॉल्व कर लो, तो ऐसे आप इधर सॉल्व करोगे, देन आपको पता चल जाएगा, वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, देन आपकी वैल्यू फाइनल जो निकल के आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना है, ऊपर लेके जाना है 500 के। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब वो रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। अच्छा ए ऑप्शन दे रखा है 13/3125, बी ऑप्शन दे रखा है 15/1600, तो ये तो टर्मिनेटिंग होगा, ये तो नहीं हो सकता, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। 129/34300, डी ऑप्शन क्या होगा, 64/455, करेक्ट ऑप्शन डी भी होगा और सी भी होगा। मतलब इसमें जो है वो थोड़ा सा एक गलत हो गया था,
इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। आइडेंटिटी का एक क्वेश्चन था, बोला गया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी शून्य के बराबर हो जाए और जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 16 के बराबर है, तो ये ab प्लस bc प्लस ca किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी याद है क्या जी? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ab bc प्लस ca। a प्लस b प्लस c 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 16 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस c, इसको आगे रख दिया, माइनस 16 2 टाइम्स ऑफ ab bc प्लस ca, इसको इधर कर लो तो माइनस 8 ab bc प्लस ca, मतलब आपका जो आंसर होगा किसके बराबर होगा? -8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 77 जो हमने एक ट्रिक बताई थी, उससे क्वेश्चन नंबर 77 सॉल्व हो ही जाएगा। मतलब ये तो 9th एंट्रेंस में सिखा देते हैं, कहाँ 11th एंट्रेंस अंडर रूट 99 प्लस 100 सीरीज बन रही है। देखो न्यूमरेटर में 1 आ रहा है और रूट वाले सब दे रहे हैं, जहाँ खत्म वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने बोला था पहले का साइन चेंज कर लो, 1 की जगह -1, लास्ट वाले को वैसे ही लिख दो, तो -1 प्लस का 10, आंसर आ गया 9। 78 क्वेश्चन में बोला गया कि एक फिगर है जहाँ पे आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, जहाँ पे AE जो है वो परपेंडिकुलर है BC के और CF परपेंडिकुलर है AD के, जहाँ AB जो है वो 16 सेंटीमीटर है, AE जो है वो 8 सेंटीमीटर है और CF जो है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है AD, आपको ये फाइंड करना है AD कितना होगा। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। अच्छा देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। चाहे आप हाइट ये लेके बेस ये लो, चाहे बेस ये हाइट लेके ये बेस लो, दोनों का एरिया तो सेम होगा ना, दोनों का एरिया सेम होगा। चलो पहले इसका निकाल लेते हैं, बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। अगर मैं बेस ये लेता हूँ CD, अपोजिट साइड इक्वल होती है, 16 हाइट कितना A 8, यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो इस हाइट और इस बेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बेस क्या है AD और हाइट कितना CF, मतलब कितना 10 बराबर 16 इंटू 8। ठीक है, 2 4 8, 2 5 10, AD बराबर किसके होगा? 16 इंटू 4 अपॉन 5 के बराबर। सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा 79। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में बोला है कि एक फिगर, अच्छा तो फिगर को बना लेते हैं। A यहाँ B पॉइंट, यहाँ C पॉइंट और यहाँ D पॉइंट, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो जी, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इसका मतलब देखो ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको फाइंड कर लोगे? ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है? आपको BD निकालना होगा, आपको CD निकालना है, तो CD भी 40 सेंटीमीटर होगा, तो CD भी कितना होगा? 4 ही होगा। अरे बात समझना है, CD कितना है? 4 ही तो होगा ये, क्योंकि ये AD कितना है? AD भी आपका इतना ही होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, ये 90 ये 90 से सामने वाला ये बराबर है और ये बराबर है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो आप ऐसा भी इसको प्रूव कर सकते हो कि ये दो ट्राइंगल ऐसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल साइड की मदद से आप बोल सकते हो। ठीक है ना, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज का अपने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 80 था। अच्छा क्वेश्चन था। आपके पास एक सर्कल दे रखा है और सर्कल में ये सेंटर O है, ये पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट B था और यहाँ पॉइंट जो है वो C था। ठीक है, O को A के साथ ज्वाइन किया, O को C के साथ ज्वाइन किया, ये ठीक है। और ये जो एंगल दे रखा है 135 डिग्री दे रखा है। पूछा गया था द रेशियो ऑफ द आर्क ABC का रेशियो पूरे सरकमफ्रेंस के साथ हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो
आर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन उसके लिए एडजेसेंट उसका एंगल भी तो पता होना चाहिए, आर ए बी सी मतलब क्या हुआ, आर ए बी सी मतलब हुआ ये आर की लेंथ, तो इसके लिए आपको ये एंगल पता होना चाहिए। अगर ये 135 है तो आपको पता है सेंट्रल एंगल थ्योरम से आप इस एंगल को 270 बोल दोगे, डबल होता है तो ये एंगल कितना होगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। आर ए बी सी थीटा बाय 360 मतलब 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और सर्कमफ्रेंस भी कितना होगा 2 पाई आर, आंसर कितना हो जाएगा 1/4, मतलब 1/4 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन फिर से वही बात एनसीईआरटी के बेसिस पर थे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी के बेसिस पर थे, कुछ लेंथी क्वेश्चन भी थे, हर साल लेंथी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि चुटकियों में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता यार। जब भी बोला जाता है कि मैथमेटिक्स को सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाता है, और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, आप उसको छोड़ दो यार, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आप लग गए हो कि मैं तो ये सॉल्व करके रहूँगा, लेकिन वो क्वेश्चन और चला के बोलता है मैं तुझसे सॉल्व होके होऊंगा ही नहीं, तो ट्राई कितना भी करता रहे तेरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो जितना पढ़ाया गया है, अब कुछ नई चीज़ पढ़ने का टाइम तो अपने पास है ही नहीं, अपनी जो पढ़ाया गया है उसी चीज़ को रिवाइज करो। बहुत सारी चीज़ आपको सिखाई गई हैं, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट हुए, हर टॉपिक को अच्छे से सिखाया गया है, जिस लेवल का आपको सिखाया गया है वो टॉप लेवल की, बहुत एनसीईआरटी लेवल भी पढ़ा, लेकिन उसके जो टॉप लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे भी हमें सीखे। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब संडे में आपका टेस्ट है, उसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।